विशिष्ट प्रतिरोध, जो कल हम लोग फार्मूला पढ़े, R बराबर क्या था, रो एल अपान में ए। तो R बराबर रो एल अपान में ए में जो रो रहा उसी को क्या कहा गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब आपको क्या करना है, समझना है। इसे रो को R बराबर रो एल बाई ए, जो रो है इसका नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। अच्छा ये बताओ, विशिष्ट का मतलब, इसे प्रतिरोध में क्या करके क्या कहा गया, विशिष्ट प्रतिरोध कहा गया। विशिष्ट इस वजह से कहा जाता है, जैसे मान लीजिए सोना हो गया। अब आप सोना यानी सोने का वायर लीजिए 1 मीटर लंबा, चांदी का वायर लीजिए 1 मीटर लंबा, कॉपर का वायर लीजिए 1 मीटर लंबा, सबके 1-1 मीटर लंबे आप ले लो वायर, यानी सबकी लंबाई क्या हो, समान हो। ध्यान समझना, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम, ऐसे सबके 1 मीटर लंबे वायर में लिया और सबका प्रतिरोध में चेक किया, तो पता चला कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। इसका प्रतिरोध, एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। अब भाई एल्युमिनियम, जब सबकी लंबाई समान है, सबकी मोटाई क्या है, समान है, फिर एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज़्यादा क्यों है। और उसी जगह उतने ही लंबे, उतने ही मोटे, यानी उतने ही व्यास के सोने के तार का प्रतिरोध क्या है, कम है। चांदी का सोने से भी अच्छा होता है, चालकता, पता है नहीं, चांदी की चालकता सोने से भी अच्छी होती है ना। तो क्या ऐसा रीजन है कि किसी का प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, किसी का प्रतिरोध कम है। तो पता ये चला कि प्रत्येक पदार्थ अपने नियत लंबाई और क्षेत्रफल के लिए एक विशिष्ट प्रतिरोध रखता है। नहीं समझे, प्रत्येक पदार्थ, जैसे सोना है, ये अपना प्रति इकाई के लिए प्रतिरोध नियत करके रखा हुआ है, यानी प्रति मीटर मेरा इतना ही प्रतिरोध रहेगा। अब तो मेरा लंबाई बढ़ाते चले जाओगे, प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। यानी सोने का प्रतिरोध नियत नहीं है, तार बढ़ा दोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार छोटा कर दोगे प्रतिरोध घट जाएगा, ये तो हर साथ होगा। परंतु एक नियत मान है, तार बढ़ाओगे तो इसी दर से बढ़ता चला जाएगा, घटाओगे तो इसी दर से घटता चला जाएगा। इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। नहीं समझना, सब पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता घटता है, परंतु किसी का भी प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, वो नियत रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। अब ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है, हम कह क्या रहे हैं, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ना कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, जैसे नॉर्मली आप समझना, जैसे आपको दूध नापना है, क्या नापना है, दूध। आप जितना ज़्यादा बार उसे भर करके डालोगे तो दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी कि नहीं, परंतु प्रत्येक बार दूध कितना आएगा, 1 ही लीटर आएगा। दूध भले आप 50 लीटर या 100 लीटर या 200 लीटर कहीं इकट्ठा कर लो, बट जो नाप रहे हो हर बार कितना जा रहा है, 1 ही लीटर जा रहा है। अब समझना, ऐसे ही अब समझो कि तार हम बढ़ाते चले जाएंगे, प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा, परंतु एक नियत दर से बढ़ेगा। उसका बढ़ने का दर क्या रहेगा, नियत रहेगा। और जो नियत है वो हमेशा नियत रहेगा। वो कब आपका नपना जो है हमेशा 1 ही लीटर रहेगा कि सुबह 1 लीटर का रहेगा, शाम को 1.5 लीटर का हो जाएगा। वो तो 1 ही लीटर का रहेगा ना, बोलो, वो तो 1 ही लीटर का रहेगा, सुबह दोपहर शाम चाहे जो करो। ऐसे ही प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। हर एक पदार्थ का ये विशिष्ट गुण है जो कि हमेशा नियत रहता है। अब उस पदार्थ से आप बड़ा करोगे तो बढ़ जाएगा, छोटा करोगे घट जाएगा, परंतु जो प्रति इकाई गुण वो रखता है प्रतिरोध का, वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब समझ में आया, कुछ आया ना, कुछ समझ में आया ना, थोड़ा बहुत थोड़ा समझ में आया होगा।
अब आगे देखो, भिन्न भिन्न लंबाई कर लिया, समान लंबाई कर लिया, पदार्थ अलग अलग थे तो सबका प्रतिरोध समान आना चाहिए था, मगर सबका कम ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबका विशिष्ट प्रतिरोध किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है वो ज्यादा प्रतिरोध बताएगा, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है उतनी लंबाई में क्या करेगा, कम प्रतिरोध बताएगा। हो गया। अब यहीं से बनता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। क्या बनेगा? विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अगर देखा जाए कैसे निकालोगे बोलो? ए का इधर गुणा हो जाएगा, ए आर बटे एल बराबर कितना, रो। अब परिभाषा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको एक करते हैं ना, तो बटे में एल है, यानी यदि किसी चालक तार का लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो, किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस तारक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस तार का जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि सोने का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, सोने का विशिष्ट प्रतिरोध, तो सोने का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बेलन को तैयार करोगे। मतलब जैसे सोने का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, 1 मीटर लंबा, वही जो बताया था 1 मीटर दूध वाली बात, 1 मीटर लंबा और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। सही, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रखने के लिए इसका त्रिज्या कितना रखेंगे, तो भैया सिंपल है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, यही है ना फार्मूला। आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे पाई, वो भी किसमें अंडर रूट, हल कर लोगे तार की त्रिज्या पता चल जाएगी। है ना, वो सब नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम उतना कूद करके नहीं जाएंगे। चलो इसे त्रिज्या निकालना है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या कितना होगा, इसका अनुप्रस्थ काट तो वृत्ताकार है ना, आया नहीं समझे। 1 मीटर स्क्वायर अगर किसी वृत्त की क्षेत्रफल है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, 1 बटे कड़ी में पाई, पाई मतलब 22 बटे 7, यानी 7 बटे 22 ना जी। अब 7 बटे 22 का मान निकालो, 0 पॉइंट समथिंग जो आएगा, फिर इसका रूट निकालोगे तो सोचो कितना पतला तार आएगा, त्रिज्या देख रहे हो, बहुत कम आएगा कि नहीं, यानी बहुत बारीक तार, बहुत ही बारीक तार सोने का तैयार करना पड़ेगा। और जिसकी लंबाई कितनी मीटर होगी, 1 मीटर, कितनी होगी, तो 1 मीटर, किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो उसकी लंबाई क्या करो, 1 मीटर लो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लो, 1 मीटर स्क्वायर लो, और उसका प्रतिरोध क्या करो, नाप लो, जो उसका प्रतिरोध आएगा वही उसका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो सोने का अलग आता है, चांदी का अलग आता है। एनसीईआरटी में पूरा एक टेबल बना करके दिया विशिष्ट प्रतिरोध का, देखो, और उस पर न्यूमेरिकल है, देखो सोना, चांदी, कापर, लोहा सबका दिया है कि नहीं, सबका दिया है ना, क्यों दिया है, ये सब का अपना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या आपको ये याद करना है, जी नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध आपको नहीं याद करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, और अगर नहीं, मान लो विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछेगा तो आपको और डाटा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा डाटा में, क्षेत्रफल, त्रिज्या, लंबाई, ये सब दिया रहेगा, तब आप सॉल्व करके विशिष्ट प्रतिरोध क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया? तो चलो विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन अब कौन बताएगा, अब तो समझ में आ गया ना जी। तो क्या कहोगे, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अगर आपको परिभाषित करना है, क्या कहोगे, किसी चालक के 1 मीटर लंबे एवं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसी को उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहता है, अलग अलग रहता है, परंतु जो भी रहता है वो हमेशा नियत रहता है, वो नहीं बदलेगा। तो क्या बदलेगा, प्रतिरोध बदलता है, लंबाई बढ़ाने से, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अब समझ में आ गया, आया ना भाई। दूध वाले के यहाँ कोई जाएगा 1 लीटर दूध लेगा, कोई 2 लीटर लेगा, कोई 5 लीटर लेगा, मगर जो नपना है वो तो हमेशा क्या रहेगा, 1 लीटर का रहेगा। अब समझ में आ गया, बोलो क्लियर है? चलो लिखो डिफिनीशन, किसी भी चालक तार के 1 मीटर लंबे
किसी भी चालक तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। चलो, अब आप एक प्रतिरोध पढ़ लिए और एक क्या पढ़ लिए, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिए। तो प्रतिरोध का डिफिनीशन क्या था? किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा या आवेश प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, वो प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है कि कुछ चालक तार के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले भाग द्वारा जितना प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या नियत रहता है, विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहता है। क्या बदलता है, प्रतिरोध बदलता रहता है। प्रतिरोध कब कब बदलता है, लंबाई बदलने से, क्षेत्रफल बदलने से, ताप बदलने से प्रतिरोध का मान बदलता है। ताप बदलता है मतलब ये तो बचने वाली बात हो गई, बदलता है, बढ़ गया तो भी बदल गया, घट गया तो भी बदल गया। तो कैसे बताओगे, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। कल की क्लास में बताए थे वो मकान दूर दूर बनाने वाली पूरी बातें क्लियर हो गई थी ना। बोलो, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध जो टॉपिक था वो क्या हो गया, फाइनल हुआ। अब आपको क्या करना है, नए टॉपिक की ओर बढ़ना है। इसे थोड़ा सा कर लीजिए, कैसे बनाएंगे, हाँ जो फिगर बनाए हैं ये बना लेना आप। इसकी लंबाई क्या है, 1 मीटर है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब इसका जो प्रतिरोध है वही इसका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या कह रहे हो सनी, हाँ छूट गया था, इसे पास कर दो। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो इसकी वैल्यू लिखोगे। क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू। यार देखो पेन कहाँ है, ले लेना। देखिए सबसे पहले फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पहला फार्मूला क्या था, Q बराबर NE। दूसरा फार्मूला I बराबर Q बाई NE बाई T। इन दोनों पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़े V इक्वल टू W बाई Q। इस पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व है। V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, इस पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व है। R इक्वल टू रो L बाई A, इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। आपको देखा जाए तो बेसिकली इन 3 फार्मूले से क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और इसके बाद आप आगे जो भी फार्मूला पढ़ेंगे बताया जाएगा ना। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझ करके, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन जो आपका है लिखो, सिंपल क्वेश्चन कराएं, रुक जाओ, चलो लिखो। देखिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितना एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है। I की वैल्यू कितना दे दिया, 2 एम्पीयर। देखो यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, यानी I बराबर 2 एम्पीयर। करंट की वैल्यू दे दिया है,
तथा चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलम है। Q बराबर 4 कूलम, Q बराबर 4 कूलम तथा चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित आवेश की मात्रा 4 कूलम है, तो आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, यानी क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है, करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर, चार्ज आपको दिया है 4 कूलम, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे करोगे बताओ। फार्मूले को देखो, करंट है ना I का फार्मूला कहाँ है, यहाँ पर है और कहीं है, एक यहाँ पर है, 2 ही जगह है। इस वाले I के फार्मूले में वोल्टेज और क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, यानी विभव और प्रतिरोध चाहिए, जबकि विभव और प्रतिरोध क्वेश्चन में है नहीं है, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा ही नहीं। इस वाले फार्मूले के पास आओगे, आवेश है, करंट है, समय पूछ रहा है, अब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, I की वैल्यू Q/3 और I की जगह आप 2 लिखेंगे, चार्ज यहाँ पे 2 लिखेंगे, टाइम निकाल देंगे, टाइम की वैल्यू 4/2, 4/2 यानी कितना हो गया, 2 एम्पीयर, सॉरी एम्पीयर है, सेकेंड जाएगा, यानी 2 सेकेंड में इतना कूलम क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। जल्दी सॉल्व कर दो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप वोल्टेज वाले, विभव वाले क्वेश्चन लगाओ, ये जरूरी है। लिखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन चेंज करो, अनंत से किन्हीं 2 बिंदुओं तक लाने में, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किन्हीं 2 बिंदुओं तक लाने में किया गया कार्य क्रमशः 64 जूल तथा 80 जूल है, 64 जूल तथा 80 जूल है, 64 जूल तथा 80 जूल है, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करें। तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करें। तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करें, यानी दोनों बिंदुओं का विभवांतर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब चलो, विभवांतर यानी विभव। अब विभव के मेरे पास 2 फार्मूले हैं, एक यहाँ पर है ओम का नियम और एक यहाँ पर है V = W/Q। यही 2 फार्मूले ना विभव के। देखो, एक क्या है, V की वैल्यू W/Q है और एक V की वैल्यू क्या है, IR है। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हमें सोचना है। तो चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में आपको जूल दिया है, तो जूल मतलब कार्य, तो कार्य किसमें है, इसमें है, इसमें है, और इलेक्ट्रॉन भी दिया यानी आवेश, यानी ये फार्मूला लगाएंगे, हमें विभव पता चल जाएगा और दोनों बिंदुओं का विभव निकाल करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो विभवांतर आ जाएगा। पहले तो ये तो डिसाइड हुआ ना कि कौन सा फार्मूला लगेगा, है कि नहीं। अब चलो, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फिगर बना के कर लीजिए।
मैं बताया था विभव वाली कहानी में आवेश को कहाँ से लाया जाता, अनंत से। याद है ना पूरा वो हाई वोल्टेज ससुराल वाली कहानी, जो गए थे खाना खाए थे, जबरी खिलाया गया और वोल्टेज बढ़ता चला गया। याद है कि भूल गए? याद है। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ देखो, मान लीजिए अनंत है, क्या है अनंत। यहाँ से एक बार इलेक्ट्रॉन को उठाया गया और उठा करके ए तक लाया गया, और ए पर कितना कार्य करना पड़ा, 64 कितना जूल। फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाए, यहाँ तक लाए, यहाँ कितना कार्य करना पड़ा, 80। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। अब पॉइंट ए और बी पर विभव निकालना है। क्या लिखोगे, विभव यानी बी कहाँ पर, ए पर। लिखोगे W कहाँ, ए पर, और बटे Q मतलब आवेश। तो देखो ए पर कितना है, 64 है। आवेश कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश समझना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 क्या मात्रक कौन बोलेगा, कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, मात्रक नहीं बोलोगे, ठीक है। यहाँ जूल हो गया, चलिए यूनिट नहीं लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो इतना बढ़िया दिया है कि सब कट जाएगा। तो देखो डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ेगा, 640 -19 ऊपर गया, क्या हो गया +19, 40 × 10⁻, वोल्ट आ गया नहीं भाई, विभव है तो वोल्ट ही होगा। हमें क्या पता चल गया, ए पर विभव पता चल गया। अब हम कहाँ निकालेंगे, बी पर। कहाँ, तो बी पर विभव के लिए क्या लिखोगे, बी पर कार्य और आवेश। बी पर कार्य कितना है, आवेश। फिर देखो डेसिमल ऊपर बढ़ेगा, ये हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा, और 16 × 5 = 80, 50 आ गया। अब क्या लिखोगे, विभवांतर। इतना करने के बाद लिखोगे विभवांतर। कितना विभवांतर है, 50 और क्या है 40। तो 50 × 10⁻⁻19 माइनस क्या हो जाएगा, 40 × 10⁻19। सर इसको कैसे सॉल्व करें, 10⁻19 कॉमन ले लो, है कि नहीं। 10⁻19 कॉमन ले लोगे, 50 - 40, 50 में 40 गया कितना, 10 से गुणा हो गया तो 10⁻20 वोल्ट। कितना विभवांतर है, 10⁻20 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है। नहीं समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। कर लो ऐसे, करो इसे जल्दी से करो, बना करके फिगर अच्छे से। यदि हम लोग इस क्वेश्चन का क्या बनाए, फिगर बनाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले कितना कूलाम आवेश कर रहा है, 5 कूलाम आवेश। तो 2 पॉइंट डिसाइड कर लो। मान लो एक पॉइंट इधर हो गया, इधर ये पॉइंट क्या हो गया ए, इधर वाला पॉइंट क्या हो गया बी। यहाँ पर आप 5 कूलम चार्ज रखे हो, कितना 5 कूलम, और यहाँ का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। यहाँ से आवेश को हम लोग लेकर के चले और कहाँ तक लेकर के जाएंगे, बी तक, और बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, 25 जूल इसके बीच में हमें। तो बताओ बी का विभव कितना होगा, ठीक, यही क्वेश्चन है। यहाँ से 5 कूलम आवेश लेकर के चले, यहाँ का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, और यहाँ तक लेकर के आए तो हमें 25 जूल कार्य करना पड़ा। तो बताओ वहाँ का विभव क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, विभवांतर क्या लिखोगे, यही है, यही W/Q ही है। मैं बोला था विभव का कोई अस्तित्व नहीं है, विभवांतर ही होता है। तो यहाँ लिखोगे विभवांतर, यानी डायरेक्ट फार्मूला लिखें तो डेल्टा V ना जी बराबर W/Q। अब ए से कहाँ जाना है, बी पर, तो क्या होता है VB - VA। भाई दूसरे में से पहले वाले हम क्या करते हैं, घटा देते हैं,
तो VB माइनस VA बराबर W, कितना है W? 25, कितना है आगे? 5 है। B का विभव निकालना है, A का विभव 10 है, इसे डिवाइड किया है 5, माइनस 10 उधर गया, क्या हो गया? 5 प्लस 10, कितना आएगा? 15 वोल्ट। यानी जो B का विभव है कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट। समझ में आ गया? कर लीजिए इसको जल्दी से, आया ना? ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा